Assalamu alaikum and welcome dear students to the Hussaini YouTube channel. I am your English teacher Jameen sir and today we are going to study the poem Summer and Winter, and said poem has been composed by P.B. Shelley, one of the major English romantic poets. So dear students, as I already mentioned that the poem Summer and Winter, in the said poem the poet makes a comparison between summer and winter. In the said poem, the poet draws this comparison with the help of beautiful images. Summer is presented as bright and joyful. It symbolizes happiness, while as winter symbolizes lifelessness. तो प्यारे बच्चों, ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है समर एंड विंटर, ये पोइट पी.बी. शेले, जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स के मेजर पोइट यानी बड़े पोइट माने जाते, शायर माने जाते हैं, ये जो पोएम है इसमें पोइट कंपेयर कर रहा है समर और विंटर का। समर जिसको हम उर्दू में मौसमी गर्मा कहते हैं और विंटर जिसको हम उर्दू में मौसमी सरमा कहते हैं। तो इस पोएम में जो पोइट है उसने इन दो ये जो मंथ सीजन्स है उनके दरमियान कंपेयर किया है, यानी मुवाजना किया है समर और विंटर के दरमियान। ये जो पोइट है इसने समर का मुवाजना विंटर से थ्रू ब्यूटीफुल इमेज यानी बहुत खूबसूरत तस्वीरों के जरिए से किया है। जो समर है उसको कैसे बयान किया है इस पोएम में, उसने उसको बयान किया है एज ब्राइट यानी रोशन एंड जॉयफुल यानी पुरमसरत। ये जो समर है ये अलामत है खुशी की, जबकि अगर हम विंटर की बात करें ये बेरुखी, बेजानी यानी लाइफलेसनेस, बेजानी की अलामत है। जो विंटर होता है बेटा, इसमें when birds and animals become immobile, यानी कोई भी हरकत करना इसमें मतलब दुश्वार होता है, चाहे वो birds हो, animals हो, whatsoever. Okay, so let me start the stanzas of the said poem. It was a bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June, when the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the silver clouds from the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. So beta, dear students, ये जो पहले कुछ lines मैंने बोली है about it, they are about summer, यानी यहाँ पे जो poet है summer की बात कर रहा है। पहले ये जो हम summer की बात करेंगे बेटा, इसमें क्या है, यानी poet जून के मंथ की बात कर रहा है, यानी जून का मंथ होता है और जून के मंथ के जो लास्ट डेज होते हैं उनका एक दिन, एक आफ्टरनून होता है, दिन का ये जो लास्ट पहर होता है, आखिरी वो हिस्सा होता है, उसकी बात कर रहा है कि यानी बहुत खिली खिली और रोशन धूप थी जब ये जो नॉर्थ यानी शुमाल से आने वाली जो हवाएं हैं congregate means इकट्ठे होके आना, क्राउड्स में आना, द फ्लोटिंग माउंटेन्स, यानी जब जून का मंथ होता है यानी समर होता है, उसमें क्या होता है, धूप खिली खिली होती है, चाहे ये जो अगर हम ये जो क्लाउड्स देखे, बादल देखे, जो हम दूर से देख रहे हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी वो एक जगह नहीं रहते, वो चलते रहते हैं, यानी हमें लगता है कि वो जैसे पास होते जा रहे हैं, वो चल रहे होते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, जो ये आसमान होता है वो स्टेनलेस मींस क्लियर यानी साफ होता है, यानी हाँ फ्रॉम द हॉरिजन, अगर हम हॉरिजन की ओर देखें यानी हॉरिजन वो जगह होती है, वो लकीर होती है, वो पॉइंट होता है जहां हमें लगता है कि आसमान और जमीन आपस में टच करते हैं। तो वहां की ओर अगर हम देखें तो ये आसमान जो है वहां तक हॉरिजन तक साफ होता है और ये ऐसे खुला रहता है, ऐसे खुलता है
जैसे मानो ये पैराडाइज है, जैसे हमें पैराडाइज यानी जन्नत जैसी दिखती है। एटर्निटी मीन्स हियर पैराडाइज। ऑल थिंग्स यानी हर एक चीज जो होती है जिसमें ये सूरज की किरणें पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, चाहे वो वीड्स वो पौधे होती है जो पानी के करीब वगैरह यानी उगते हैं। द रिवर दरिया हो, कॉर्न फील्ड यानी मेज के जो फील्ड्स होते हैं यानी मक्की के फील्ड्स जो होते हैं, एंड द रीड्स, और रीड्स यानी ये एक लंबी किस्म की घास होती है, और विलो लीव्स, जो विलो है ये ट्री है जिसको हम उर्दू में बैद कहते हैं। That glades in the light breeze, यानी ये जो विलो लीव्स है, बाकी ये जो पौधे वगैरह है, जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो ब्यूटीफुल लगते हैं, वो अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये जो विलो यानी जो अभी मैंने बोला बैद जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उनके जो पत्ते हैं वो हिलते रहते हैं इन द लाइट ब्रीज। लाइट ब्रीज यानी वो जो हल्की हवा होती है, हल्की हवा में वो हिल रहे होते हैं। एंड फर्म फॉलेज, फॉर्म मीन्स मजबूत यानी बड़े, फॉलेज मीन्स पत्ते, जो दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो भी हिल रहे होते हैं मौसमी गर्मा में। यानी मौसमी गर्मा को जो कि हमने अभी पहले ही बात की है, खुशी की अलामत के तौर पर इसको बयान किया गया है। यानी हर एक चीज जो होती है सूरज की रोशनी में वो अट्रैक्टिव लगती है, वो ब्यूटीफुल लगती है। अब जो कॉलम का दूसरा हिस्सा है हमारी, तो वो है अब विंटर के दरमियान जो विंटर है। अब हम विंटर की बात करेंगे। It was a winter such as when birds die in the deep forests and the fishes lie stiffened in the translucent ice, which makes even the mud and slime of the warm lakes a wrinkled cloud as hard as brick. And when among their children comfortable men gather about great fires, and yet they feel alas them for the homeless beggar old। हाँ, अब विंटर की बात करा है पॉइंट, यानी जब विंटर आती है तो उसमें क्या होता है, ये जो बर्ड्स होते हैं जो कि घने घने जंगलों में रहा करते हैं वो मर जाते हैं, वो इमोबिलाइज हो जाते हैं। और ये जो फिश यानी मछलियां जो है वो अकड़ जाती है, वो हार्ड हो जाती है। जब ये जो पानी होता है वो जम जाता है विंटर में, तो वो एक ट्रांसलूसेंट आइस यानी ट्रांसपेरेंट जैसे लगता है, वो गिलास जैसा लगता है। जो कि ये जो मड होती है, दलदल होती है, या स्लाइम यानी पतला जो कीचड़ होता है आइस, वो क्या कर वार्म लेक्स का वो उसको एक रिंकल्ड क्लॉड बनाता है। रिंकल्ड क्लॉड यानी वो मिट्टी का ढेला जो इतना सख्त होता है जैसे कि एक ईंट होती है। और अगर हम देखें विंटर के मौसम में जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों के साथ आग के इर्द गिर्द यानी आग के बीच में बुखारी लिए उसके सामने बैठे होते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोल्ड फील कर रहे होते हैं। अगर हम लास्ट लाइन देखें, इन द लास्ट लाइन द पॉइंट फील्स पिटी फॉर द होमलेस बेगर, यानी पॉइंट बात कर रहा है अगर हम उस बेघर उस बुजुर्ग भिखारी की बात करें जिसके पास घर नहीं, तो उसका हाल क्या होता होगा। तो बेटा ये विंटर की बात हुई। अब अगर हम देखें पोएटिक डिवाइसेस की, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कुछ वर्ड्स देखें यहाँ पे, कॉन्ग्रीगेट्स हो गया इकट्ठे होना, स्टेनलेस यानी बेदाग सॉफ्ट, फॉलिज हो गए वो दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते, स्टिफन हो गया सख्त हो जाना, अकड़ जाना, वीड्स हो गई वो पौधे, रीड्स हो गई वो लंबी घास, और चेयरफुल हो गया खूबसूरत ब्यूटीफुल। अब अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें बेटा, यहाँ पे बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। फर्स्ट अगर हम देखें सिमिली यूज हुई है। व्हाट डू वी मीन बाय सिमिली, हमें पता होना चाहिए सिमिली क्या होती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन क्लासेस, मैंने आपको क्लास में समझाया है कि सिमिली क्या होती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं और एक रिवीजन करूंगा सिमिली की पोएटिक डिवाइस की।
Simile means comparison between two things using the words like or as. अगर हम बात करें सिमिली की तो वो कंपैरिजन हो गया दो चीजों के दरमियान। जैसे यहाँ पे इस पोएम में पोएट ने किया है समर और विंटर के दरमियान। तो अगर हम एग्जांपल देखें, wrinkled cloud as hard as a brick, ये एक एग्जांपल है सिमिली की। और अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें सिमिली की, यहाँ पे जो है स्टेनलेस स्काई ओपनर्स बियॉन्ड देम लाइक एटर्निटी, हो गई ये सिमिली की बात। और दूसरी बात अगर हम दूसरी पोएटिक डिवाइसेस देखें तो वो है अलिट्रेशन। व्हाट डू वी मीन बाय अलिट्रेशन? Alliteration means occurrence of the same sound at the beginning of closely connected words। तो यहाँ पे अगर हम alliteration की बात करें, alliteration वो words यानी वो sounds यानी जो closely word connected words होते हैं उनका जो initial यानी पहला sound होता है, अगर वो आपस में उनका साउंड सेम होता है उसको हम alliteration कहते हैं। अगर हम alliteration की एग्जांपल देखें, congregates in crowds, जो कि यहाँ पे भी मैंने लिखा है congregates in crowds, यानी यहाँ पे अगर congregate देखें उसका जो पहला साउंड है वो क है, तो यहाँ पे भी क है, क यानी सी congregates in crowds। और अगर हम उसकी दूसरी एग्जांपल देखें बेटा alliteration की, वो है स्टेनलेस स्काई, यानी स्टेनलेस का एस पहले स साउंड है और स्काई का भी पहला स साउंड है। उसके बाद फर्म फॉलेज, फर्म यानी एफ पहले फ साउंड है, फॉलेज का पहले फ साउंड है। उसके बाद अगर हम और एक alliteration की एग्जांपल देखें, गैदर अबाउट ग्रेट फायर्स, यानी गैदर का पहले ग साउंड है, ग्रेट का पहले ग साउंड है। तो ये हो गई बात alliteration की। जो उसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है इमेजरी। व्हाट डू वी मीन बाय इमेजरी? इमेजरी मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पिक्चर्स, साउंड्स, मोमेंट्स एटसेट्रा। अगर हम यहाँ पे यानी इमेजरी वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, जिनका हम तस्वीर कर सकते हैं, जो हमारी आंखों के सामने आते हैं जब हम पोएम वगैरह पढ़ते हैं। बहरहाल अगर हम इमेजरी की बात करें, इमेजेस की बात करें जो कि उस पोएम में यूज हुई है, जैसे सनी मंथ यानी जून का जो मंथ होता है जो धूप से भरा होता है, सिल्वर क्लाउड्स यानी वो क्लाउड्स जो कि सिल्वर यानी सिल्वर रंग के होते हैं, जो हमें लगता है कि जो फ्लोट वगैरह कर रहे होते हैं। हाँ, स्टेनलेस स्काई यानी हम किसको विजुअलाइज करते हैं, यहाँ हम इमेजिन करते हैं स्काई को जो कि साफ होती है यानी नीला आसमान। ट्रांसलूसेंट आइस, wrinkled cloud, great fires, etc. So dear students, these were the poetic devices that have been used in the poem. And dear students, this was all about today's poem. Thank you for watching, and we shall meet in next class. Till that, Allah Hafiz. Thank you.